Welcome back students to the second part of chapter number 4 agriculture class 10th geography. So in the last session we discussed our food crops. This is also a food crop. I said that we will be discussing the non food crops, but this is also a small topic which we need to cover. So what is horticulture? Crops, those crops which are directly consumed by man like fruits and vegetables. जो हमने अभी तक पढ़े थे वो grains, उनको पहले प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद वो हम तक पहुंचते हैं. बट ये होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. इंडिया ग्रोज मेनी ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स. मेजर जो हैं वो है पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड टोमेटो. और कुछ फेमस फ्रूट्स भी हैं जो है मैंगोज़, जो कहाँ पे उगता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल. ऑरेंजेस नागपुर, चेरापूंजी मेघालय. बनाना केरला, मिज़ोरम महाराष्ट्र. लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश एंड बिहार. पाइनएप्पल मेघालय. ग्रेप्स अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र. एप्पल, पीस, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश. हमारी नॉन फूड क्रॉप्स, सबसे पहली है रबर. इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप. इट रिक्वायर्स अ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब थोड़ा वार्म. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय. फिर फाइबर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क, हेम्प आर फाइबर क्रॉप्स. कॉटन, जूट, हेम्प आर ग्रोन इन सॉइल, ये सॉइल के अंदर ही ग्रो होते हैं. नेचुरल सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म. और जब हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं एक तरीके से ये सिल्क फाइबर के लिए, तो उसे बोलते हैं सेरिकल्चर. कॉटन इज़ अ खैरिफ क्रॉप. इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज. फ्रॉस्ट का मीन्स यहाँ पे बर्फ़ से नहीं है, बट कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड भी नहीं होनी चाहिए. ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. कॉटन ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. ये हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं. मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मेघालय, तमिलनाडु, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश एंड तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी. फिर है जूट. जूट इज़ नोन एज आर गोल्डन फाइबर. Grows well on well-drained soils in flood plains. High temperature is required for its growth. It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets and other arty crafts. Major jute producing states are West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya. टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कि कैसे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं. Agriculture produces livelihood for more than 75% of its population. So these sector need some serious technical and institutional reforms. Some measures taken by government are collectivization and consolidation of land holdings to make them economical viable. कि जो छोटे छोटे लैंड्स होते थे जिस पे जो फार्मर्स होते थे अपने खुद के लिए खेती बाड़ी करते थे, उनको हटाकर उनको या तो बड़े लैंड दिए गए, उनकी लैंड होल्डिंग्स को फिक्स किया गया, क्योंकि उतने से लैंड के ऊपर प्रोडक्शन का कुछ फ़ायदा नहीं होता था. ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और टेक्नोलॉजी को लेके आया गया. वाइट रेवोल्यूशन जो मिल्क की प्रोडक्शन के लिए इम्प्रूव किया गया, मतलब डेयरी फार्मिंग के लिए एक तरीके से. कॉपरेशन विद फार्मर्स एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम. अब कॉपरेशन ऑफ फार्मर्स का मतलब क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं, जो छोटे, जिनके पास ज़्यादा बड़े लैंड नहीं होते हैं, उनकी जो प्रोड्यूस निकलता है, जो खेती बाड़ी जो वो करते हैं, उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है वो थोड़ी कम होती है, तो वो पहले अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं. फिर कुछ अगर बच जाता है तो उसको मार्केट में सेल करने जाते हैं. अगर वो ऐसे थोड़ा सा लेकर जाएंगे तो उनको महंगा भी पड़ेगा और ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं होगा. तो क्या कर लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे फार्मर्स मिलकर सारा अपना प्रोड्यूस एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद वो उसको मार्केट में बेचते हैं. फिर एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम के अंदर क्या था कि ये ज़मींदारी सिस्टम था जो ब्रिटिश रूल के अंदर था. ज़मींदार वो थे जो लैंड ओनर्स थे. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनसे टैक्सेस कलेक्ट करती थी ज़मींदार से. ज़मींदार जो थे अपनी लैंड के ऊपर छोटे छोटे जो वर्कर्स होते थे उनसे काम कराते थे. उनको टिलर्स ऑफ सॉइल बोलते थे. टिलर्स मतलब जो वहाँ पे सॉइल के ऊपर काम करते थे. उनसे वो लोग सारा सामान जितना भी प्रोड्यूस होता था वो ले लेते थे. फिर जो ज़मींदार थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स दे देते थे, लेकिन टिलर्स ऑफ सॉइल को कुछ भी नहीं मिलता था.
उनको प्रोड्यूस भी नहीं मिलता था और ज़मींदार जो थे वो पैसे भी नहीं देते थे। अब जैसे इसके अंदर है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये टिलर्स है, टिलर्स ने जो भी बनाया ज़मींदार को दे दिया, ज़मींदार ने अपना टैक्स ब्रिटिश को दे दिया, लेकिन टिलर्स को कुछ भी नहीं मिला। तो इस चीज़ को, सिस्टम को हटाया गया। उनकी क्रॉप का इंश्योरेंस किया गया कि फार्मर्स का, जैसे अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए, नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तो उससे वो लोग बच सकें। इसकी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा फार्मर्स के अंदर, और वो प्रोडक्शन करना बंद नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, ग्रामीण मतलब होते हैं जो छोटे छोटे विलेजेस में बैंक होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक्स सेटअप किए गए जो उनको कम रेट पे, लो रेट पे उनको लोन दे दें ताकि वो अपना जो इनपुट्स हैं उनको परचेज़ कर सकें। किसान क्रेडिट का कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ताकि जो फार्मर्स हैं वो इजीली अपने इनपुट्स को परचेज़ कर सकें और उनको किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। फिर स्पेशल वेदर बुलेटिन एग्रीकल्चर प्रोग्राम स्टार्ट किए गए रेडियो और टीवी के ऊपर, जिनमें उनको बताया जाता था कि वेदर फोरकास्ट कैसा है, आगे जाकर बारिश कैसे होगी, कितनी होगी, तो उनको किस तरीके से पहले से ही वो अपने प्रिकॉशंस ले सकते हैं, वो सब समझाया गया। अनाउंसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गया। गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बोला कोई नहीं, तुम्हारा नहीं बिकता, हम तुमसे इतने रेट पे ख़रीद लेंगे, तुम प्रोडक्शन करो। प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ ऑन रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग, जो इनपुट्स थे, रॉ मटेरियल वगैरह थे, सीड्स वगैरह, उनको सब्सिडाइज़ किया गया, कम रेट पे उनके लिए अवेलेबल करवाया। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर का क्या रोल है। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं। इट हैज़ सिग्निफिकेंट शेयर इन इंडियाज़ जीडीपी एज अबाउट 75% पीपल आर स्टिल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर इज़ डिक्लाइनिंग विच इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड कंसंट्रेट एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर। उन्होंने किए हैं एफर्ट्स। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेटअप की गई जिसमें मतलब फार्मर्स को नॉलेज दी जाती थी। वेटनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, जो जैसे जो फार्मर्स होते हैं वो यूजुअली अपने पास बफेलोज़ वगैरह ये सब भी रखते ही हैं, तो उनके लिए वेटनरी सर्विसेज अरेंज की गई। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ मेट्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए जो है एक रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड स्टार्ट की गई हैं। वेदर फोरकास्ट के लिए इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर। ये सारे स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। फिर है फूड सिक्योरिटी का मतलब हम ऑलरेडी 9th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। तो फूड इनसिक्योर पीपल जो हैं वो disproportionately large in some regions of our country in economically less developed states with high poverty की कुछ states में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी food insecure हैं। The focus is on fixing the MSP minimum selling price for procurement of food grains to maintain stocks by FCI। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, अपना स्टॉक्स मेंटेन करता है, और FCI जो होता है वही गवर्नमेंट को स्टॉक्स मेंटेन करके देता है, और फिर थ्रू राशन शॉप्स एक इशू प्राइस मतलब जो MSP से भी बहुत कम होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस से भी बहुत कम होता है, उस प्राइस पे जो गरीब लोग हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है ताकि फूड इनसिक्योर्स कम हो सकें। ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, जब इंडिया ने अपने आप को ग्लोबल कर दिया था, खोल दिया था कि सब कंट्रीज़ आकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडिया, थ्रू विच इंडिया बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड वाइड। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए अब इंडिया क्या है, एक्सपोर्टर है कॉटन का, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ है और उसके फार्मर्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ है, उनकी डिमांड बढ़ गई है। ग्लोबलाइजेशन ओपनड अप अ न्यू ईरा ऑफ एडवांसमेंट फॉर इंडिया एज वेल एज फार्मर्स ऑफ इंडिया सिंस 1991। इसी वजह से ही अब उनके ऊपर मतलब वो इजीली अपना प्रोडक्शन को बेच सकते हैं, अगर यहाँ नहीं बिका तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चैप्टर इज़ ओवर। दिस इज़ द असाइनमेंट। फर्स्ट असाइनमेंट, आपको नॉन फूड क्रॉप्स के यूजेस लिखने हैं और किसी भी 2 नॉन फूड क्रॉप्स आप चूज़ कर लो, उसमें से उन्हीं में से आप यूजेस में से भी ले सकते हो। कुछ ऐसा वेस्ट अपने घर पे ही जो पड़ा है उससे बनाना है, जैसे अगर आपके घर में कोई कपड़ा पड़ा है तो उससे शर्ट बनाकर उसे कॉपी में पेस्ट करना है, तो वो यूज़ एज फाइबर हो जाएगा। कोई रस्सी है
रोप है तो उसको तुम जूट की तरह लगा सकते हो, जूट की जगह पे लगा सकते हो कि इट इज़ अ यूज़ ऑफ जूट। ऐसे किसी भी दो का यूजेस सबके लिखने हैं, चारों के एटलीस्ट 5-5 यूजेस सबके लिखने हैं और सिर्फ 2 के ही ऐसे हैं जो पेस्ट करने हैं। ठीक है, 2 चीज़ें तुम्हें ऐसी बनानी है। राइट आउट द ईयर्स ऑफ 5 ईयर प्लान जो एग्रीकल्चर से कंसर्न था और अभी कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है और वो किसके लिए है, मतलब उसका फोकस किसके ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है असाइनमेंट थर्ड, गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, गिव एनी 3 ड्रॉबैक्स इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ ऑन एग्रीकल्चर इनपुट, कि वो एग्रीकल्चर इनपुट पे सब्सिडीज़ तो प्रोवाइड कर रहे हैं बट स्टिल ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है। एक्सप्लेन 3 प्रॉब्लम्स इंडियन फार्मर्स फेसिंग टुडे, कि अब क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं इतनी सब चीज़ों के बाद भी। सजेस्ट वे हाउ टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे ये। वाई इज़ कॉटन प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट, उसके लिए कौन सी जोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए होती हैं और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो उसकी कल्टीवेशन करते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल।